प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा के एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी पैटर्न वाली किताब में देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपको वहाँ से पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में। हम सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक दो पॉइंट्स और क्लियर करने होंगे। जैसे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और गुणनखंड कैसे करते हैं। आई नो कि आपको इससे पहले वाली कक्षाओं में इन सभी चीज़ों को क्लियर किया गया है, फिर भी हम यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक अभाज्य संख्या लेते हैं। नहीं, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं कि ये क्या होती है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड में केवल 2 अंक होते हैं, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड में केवल 2 अंक होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गया, 7 हो गया, और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। इस तरीके से आप आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या को हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जो खुद के सिवाय किसी और संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, एक को तो छोड़ दो, क्योंकि एक सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, तो यहाँ पे एक को हम नहीं ले रहे हैं। ऐसी संख्या जो खुद के सिवाय किसी और संख्या से विभाजित ना हो, जैसे कि 17, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 17। ठीक है, तो 17 में हम क्या किसी और संख्या से विभाजित कर सकते हैं? एक तो एक है जिसको कि हमने छोड़ दिया, दूसरी संख्या है 17। तो यदि हम 17 को 17 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब 17 के सिवा कोई और तीसरी संख्या मिल रही है क्या आपको जो कि 17 को विभाजित कर दे? नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसी तरीके से आप और सभी संख्याओं को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या, आप मेरी हैंडराइटिंग पर मत जाइए, क्योंकि आईपैड में लिखने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने नहीं लिखा है, तो धीरे धीरे हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। ठीक, तो भाज्य संख्या को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला कि इसके गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं होती हैं। दूसरा तरीका है कि भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जो खुद के सिवाय किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाएं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वो होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। इसी तरीके से आप और भी संख्याएं चेक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर दो क्या है? 2 और 1 क्या भाज्य संख्या है? तो 2 तो देखो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ गई, और बचा 1। तो ये जो 1 है, एक ना ही भाज्य संख्या में आता है ना ही अभाज्य संख्या में, क्योंकि 1 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 के गुणनखंड में केवल 1 संख्या आ रही है, और हमने बताया था कि यदि अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड में 2 संख्याएं आएंगी, और भाज्य संख्या है तो 2 से अधिक आएगी, और 1 के गुणनखंड में तो 1 ही संख्या आ रही है। इसलिए 1 क्या है? न भाज्य है न ही अभाज्य है। क्लियर हुआ? अब आते हैं गुणनखंड में कि गुणनखंड आखिर कैसे निकालते हैं। तो हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। चलो हम कितना ले लें? 72। ठीक है, एक संख्या लेते हैं 72। हमको इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए भी 2 तरीके हैं। आपको 10वीं कक्षा की मैथ में एक तरीका मिलेगा, हम आपको दिखा देते हैं, फैक्टर ट्री नाम से, कुछ इस तरीके से। लेकिन हम इस तरीके से आपको नहीं बताएंगे। सिंपल जो कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में आपको बताया गया है, हम उस तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो 72 है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या किसी और संख्या से विभाजित होगी, लेकिन अभाज्य संख्याओं से ही चेक करना है। अब 72 है तो ये 12 से तो विभाज्य हो जाएगा, तो 12 क्या है? भाज्य संख्या है, तो हमें 12 से चेक नहीं करना है, हमको केवल अभाज्य संख्या की श्रेणी से चेक करना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। तो 72 हम देख रहे हैं कि 2 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। 2 3 6, 2 6 12। अब 36 है, अब ये फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 18 आ गया, ये फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा,
तो अब 2 के बाद कौन सी संख्या यहाँ पे आ रही है? 2 के बाद अब यहाँ पे संख्या है 3, तो अब 3 से देखेंगे कि क्या विभाजित होगी। तो 3 से देख रहे हैं तो हाँ जी 3 से विभाजित हो गए, और नेक्स्ट लास्ट में फिर 3 से विभाजित हो जाएगी, इधर 1 आ जाएगा। जब इधर 1 आ जाएगा तो इधर जितनी भी संख्याएं हैं ये इसके गुणनखंड में हम लिख देंगे। जैसे हमें 72 का गुणनखंड करना है तो क्या आएगा, 2 इंटू ये वाला 2, ठीक है, फिर ये वाली संख्या 2, फिर ये वाली संख्या इंटू 3, लास्ट में लास्ट वाली संख्या 3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम गुणनखंड भी कर सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप चैनल की पुरानी वीडियो देख सकते हैं, या आप अपनी 9वीं कक्षा की किताब उठा के एक बार देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले आपको हम किताब में दिखा देते हैं कि क्या लिखा गया है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब है, ठीक है, जो कि किताब में लिखा गया है। ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, हम आपको साधारण भाषा में समझाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि दुनिया की कोई भी हम भाज्य संख्या ले लें तो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये आगे क्या कहती है कि हमको जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको यदि हम किसी भी क्रम में लगा लें, चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में लगा लें तो वह गुणनफल एक अद्वितीय होगा, यानी कि उस गुणनफल के सिवाय हमें दूसरा गुणनफल प्राप्त होगा ही नहीं। ये तो हो गए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे इसको। तो हम एक संख्या ले लेते हैं, कोई छोटी संख्या लेते हैं, कितना हम ले लें, 60 ले लेते हैं। कितना ले लें, चलो हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यदि 60 का गुणनखंड करें तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरीके से आप कर लेना। हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं इसका गुणनखंड क्या आएगा। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 3 12, 4 3 12, 5 60, ठीक है। 60 का गुणनखंड करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। अब ये जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है, ये जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है, इसको हम एक क्रम से लगा लें, यानी कि चाहे आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में। तो चलो जी हम इसको क्रम से लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 60 इक्वल टू, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या। तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी ये क्रम में लगी हुई है, तो हम इसको घात के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार 2 है, 2 बार है, तो 2 पावर 2 हो गया, इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 पावर 1। तो पावर 1 को हम 100 नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है तो चाहे पावर 1 100 कर दीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब 60 का ये जो हमको गुणनफल प्राप्त हुआ है, यह इस गुणनफल के सिवाय कोई दूसरा गुणनफल हमको प्राप्त होगा ही नहीं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। क्या कहती है कि दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या ले लें, 60 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब भाज्य संख्या ये नहीं कि भाज्य संख्या लेके बैठ जाओ कि सर इसका तो गुणनफल ही नहीं हो रहा है। अब वो अभाज्य संख्या है तो उसका तो 2 ही गुणनफल होगा, एक तो 1 और दूसरा वो सेम, ठीक है। तो भाज्य संख्या लेना है, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको यदि हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो वो जो गुणनफल है वो एक ही गुणनफल प्राप्त होगा, यानी कि उस गुणनफल के सिवा दूसरा प्राप्त नहीं होगा। हमने यही लाइन यार कितनी बार आपको बता दी। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना तो फिर आप दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो कुछ भी समझाया आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको सच्ची में वीडियो समझ में आ गया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।